स्वागत है आप लोगों का बनारस टेक्निकल पॉइंट में। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जो लेक्चर होगा आरसीसी का लेक्चर होगा। और आरसीसी में आज देखेंगे कि कैसे हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे। ठीक, कि क्या क्या चीज़ें दिया है उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे आते हैं कि एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे आज कैसे कैलकुलेट करना है, सारा चीज़ देख लेंगे, फार्मूला कैसा कैसा होगा, कितने टाइप से हम निकाल सकते हैं अलग अलग मेथड से, और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। चलिए देखते हैं कि गिवन डेटा क्या क्या हो सकती है जिसके बेसिस पे हम ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। गिवन डेटा में गिवन डेटा क्या है, सबसे पहला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर दिया है, बी दिया है, बी क्या है, डी दिया है, सेक्शन का डेप्थ और विड्थ दिया हुआ है, और सिग्मा सीबीसी का वैल्यू दिया है, और सिग्मा एसटी का वैल्यू दिया है, सिग्मा एसटी और सिग्मा सीबीसी का वैल्यू दे दिया, और मॉडुलर रेशियो एम का वैल्यू दे रखा है। तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ें हम अब देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक, बाकी अब देखते हैं। सबसे पहला कि यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सेक्शन हमारा बैलेंस सेक्शन है। तो बैलेंस सेक्शन में हम जानते हैं कि एक्स और एक्स के इक्वल कर दें, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा उसको एमआरटी के इक्वल कर दें, जो एमआर होगा उसे एमआरटी के इक्वल कर दें, तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं एमआर उसके करके। अब आगे देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला बैलेंस सेक्शन एज्यूम करेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, इफ़ वी एज्यूम beam section is balance section, if we assume beam section is balance section, तो इसमें क्या है, बैलेंस सेक्शन हो जाता है तो हम जानते हैं कि एक्स ए इक्वल टू एक्स सी के हो जाता है, एक्स ए इक्वल टू एक्स सी के हो जाता है। यहाँ पे एक्स ए क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। एक्स से क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। अब सभी लोगों को पता है कि एक्स से क्या है, अब इस चीज़ से परिचित हो। नेक्स्ट देखते हैं एक्स सी क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। एक्स सी हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, इससे भी आप परिचित हो, इससे तो ज़्यादा ही परिचित हो, फिलहाल करते हो क्वेश्चन। तो अब देखिए, जब एक्स से एक्स सी के इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, सेक्शन हमारा बैलेंस सेक्शन हो जाता है। और बैलेंस सेक्शन के केस में हम जानते हैं कि जो कंक्रीट और स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे एक साथ पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ फेल होंगे। तो इसमें क्या होगा, फेलियर कंडीशन अगर हम लिखना चाहें कि फेलियर कंडीशन किस में होगा, तो इसमें होगा स्टील एंड कंक्रीट बोथ, स्टील एंड कंक्रीट बोथ दोनों एक साथ फेल करेंगे। तो इसके केस में हम जानते हैं कि एक्स से इक्वल टू एक्स सी हो जाता है, और एक्स से हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गया, एक्स सी हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गया। फेलियर कंडीशन जो है, फेलियर कंडीशन होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर फेल होगा, स्टील में फेल होगा और कंक्रीट में, दोनों एक साथ फेल हो सकते हैं, ये चीज़ होंगे। आगे देखिए क्या होता है कि जब सेक्शन बैलेंस सेक्शन हो जाता है तो एम आर टी इक्वल टू एम आर सी हो जाता है। चाहे एम आर निकाल दे चाहे एम आर सी निकाल दे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा इक्वल आता है। एक्स ए और एक्स सी का पहले देखिए, पहला कंडीशन जो होगा, हम एक्स ए इक्वल टू एक्स सी से लेके चलते हैं, यानी इस बैलेंस सेक्शन वाले से। तो हमें पता है कि एक्स ए इक्वल टू एक्स सी है, तो एक्स ए का एक फार्मूला, अगर एक्स ए वाला फार्मूला में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला में पता है, बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स, ये फार्मूला हमें पता है। हमें क्या करना है, इस फार्मूला के हेल्प से भी हम ए एस टी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है, हमें एक्स सी का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ इस फार्मूले में रख देना है, क्योंकि एक्स इक्वल टू एक्स हमने एज्यूम कर रखा है। तो यहाँ से भी एरिया ऑफ स्टील एक निकल सकता है हमारा। एक्स सी का फार्मूला हमें पता है, एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। यहाँ से हम एक्स सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको एक्स वाले फार्मूले में रख देंगे, और यहाँ से ए एस टी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, एक तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा और एक है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सिग्मा सी बी सी दिया हुआ है, एम आर दिया हुआ है,
तब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बेस में भी देख लेंगे। अभी फिलहाल इसको आप राइट अप कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बस इस वाले फार्मूले से हम EST XC का यूज करके यहाँ से हम EST निकाल लेंगे। XA वाले फार्मूला हम रख देंगे क्योंकि हमें पता है बैलेंस सेक्शन केस में XA = XC होता है। यहाँ पर रख के निकाल लेंगे सारा कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं कि और देखो इससे निकालने चाहे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के हेल्प से निकाल लें, दोनों इक्वल होने वाला है लगभग। तो इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के हेल्प से अब निकालने की कोशिश करेंगे। इक्वेटिंग देखिए क्या करेंगे, इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन, यानी MRT और MRC को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो MRT और MRC को इक्वेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेंशन एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन, इतना हमें पता है, इनको इक्वल कर देंगे। तो उससे क्या होगा देखिए, तो अब अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR की वैल्यू हमें दिया हुआ है या फिर कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो आया हुआ है, तो उसके बेस पे भी निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल अगर एज्यूम कर लें कि हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, MR पहले कैलकुलेट करेंगे। MR कैलकुलेट कैसे करेंगे, MRC = MRT के, MRT का फार्मूला हमें पता है और हमें चाहिए क्या है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। तो MRT के इक्वल करेंगे तो MRC को, तो MRT वाला हम फार्मूला रखेंगे। MRT का फार्मूला आपको पता है क्या है, वहाँ से एरिया ऑफ स्टील हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो चलिए देखते हैं, रखते हैं। तो सिग्मा ST इंटू AST इंटू D - x/3, और यहाँ x कौन सा, एक्चुअल डेल्टा न्यूट्रल एक्सिस होता है, इतना हमें पता है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके AST का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना हमें पता है कि यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी देखते हैं कि इसको पूरा फार्मूला अगर दूसरी मेथड देख लें, इसी में है, खैर उसी के बेस पे होता है, लेकिन देखते हैं दूसरा मेथड कैसे होगा। एक हमें MRC का फार्मूला पता है, सिग्मा CBC/2 इंटू B इंटू x D - x/3 इक्वल टू सिग्मा ST AST इंटू सिग्मा ST AST इंटू D - x/3 है। तो देखिए यहाँ से D - x/3 दोनों तरफ कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, सिग्मा CBC इंटू B इंटू x/2 इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST बचा हुआ है, सिग्मा ST इंटू AST बचा हुआ है। अब यहाँ से AST एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा CBC इंटू B इंटू x/2 सिग्मा ST। एक इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से AST कैलकुलेट कर लेंगे, किस में आएगा, mm² में आएगा। और हम सारी वैल्यू जो सिग्मा CBC की वैल्यू है उसको किस में रखेंगे, न्यूटन प्रति mm² में रखेंगे। और B की वैल्यू किस में रखेंगे, mm में। D की वैल्यू किस में रखेंगे, mm में। ठीक, और इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ें, इतना हमें पता होना चाहिए। x की वैल्यू भी किस में रखेंगे, mm में। ठीक, यहाँ से भी हमारा कैलकुलेट होगा AST। और इससे पहले वाला जो हमने AST निकाला तो दोनों में बहुत कम डिफरेंट आता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है। तो उसको देख लेंगे कितना आएगा, न्यूमेरिकल करेंगे उसमें, वहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। अब आगे देखते हैं इसको इरेज करेंगे सारी चीज़ें। अब कोई और देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। कोई टॉप इसमें परसेंटेज ऑफ स्टील हो सकता है निकालना पड़े, तो उसको भी देख लेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। अभी फ़िलहाल इसको इस फार्मूले से निकालेंगे और सिग्मा CBC को इक्वल कर देंगे, MRT = MRC करेंगे। यहाँ से हमें MRC की इक्वल करेंगे, MR निकल जाएगा, उससे इक्वेट करेंगे सिग्मा CBC। देखिए ये क्या है, सिग्मा CBC/B इंटू x इंटू D - x/3 ये हमारा MRC है। और ये क्या हुआ, सिग्मा ST इंटू AST D - x/3 ये हमारा MRT है। तो MRC = MRT कर देंगे, कब करेंगे, बैलेंस सेक्शन के केस में करते हैं। तो यहाँ से देखिए D - x/3 और दूसरी साइड भी D - x/3 है, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों जब कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, सिग्मा CBC/2 इंटू B इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST, यही चीज़ बचा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, AST निकालेंगे। तो जब AST हमें चाहिए होगा, AST निकालेंगे तो उसको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिग्मा CBC इंटू B/2 इंटू सिग्मा ST हो जाएगा। यहाँ से एरिया ऑफ स्टील हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब बाकी इरेज करते हैं, अब देखते हैं आगे के क्या करना है। इस पर थोड़ा एक न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ अभी और टॉपिक बचा हुआ है उसको भी लिखवाते हैं, जैसे आपका परसेंटेज ऑफ स्टील है, ये सब सारी चीज़ें हैं तो इनको भी बताऊंगा।
देख ये सारी इरेज कर देते हैं और बाकी चीज़ें निकालेंगे। ठीक, अगर देखिए एक और है कि बेंडिंग मोमेंट दिया हो और हमें पूछ दे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में कैसे करना है उस चीज़ को हम देखेंगे अभी फ़िलहाल। बेंडिंग मोमेंट दिया है तो इसको क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट के केस में अगर हमें बोल दिया कि लोड निकालना है, यूडीएल निकालना है, कैलकुलेट करना है आपको, या फिर सिंपली सपोर्टेड केस में हमें पता है बेंडिंग मोमेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, W है ओमेगा एल स्क्वायर अपन 8 होता है। सिंपली सपोर्टेड के केस में अगर यूडीएल लगा हो तब के केस में कैसा ऐसे इस तरह कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 होता है। तो बेंडिंग मोमेंट को क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए इसको MR के इक्वल कर देंगे। MR क्या हुआ हमारा, MR हुआ हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको बेंडिंग मोमेंट को कर दूंगा मैं मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको इक्वल कर दिया तो यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं कि MRT वाला फार्मूला लगा देंगे, उसको इक्वल करके यहाँ से भी एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने का बहुत से तरीके हैं हमारे पास, कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू MRT वाला फार्मूला लगाएंगे, तो क्योंकि हमें एरिया ऑफ स्टील चाहिए होगा तो MRT का फार्मूला लगाएंगे। बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू MRT इक्वल टू, या फिर चलिए सीधे लिखते हैं, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू MRT इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस x/3। अब यहाँ से भी हम AST का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ स्टील का। ठीक, देखिए एरिया ऑफ स्टील यहाँ से निकाल सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू MRT, और देखिए बेंडिंग मोमेंट या MRT को लिखें तो MRT मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड, और बेंडिंग मोमेंट अपान सिग्मा ST इंटू इंटू ब्रैकेट में D माइनस x/3 करके यहाँ से भी हमें एरिया ऑफ स्टील मिल सकता है। यहाँ से भी हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है तो उसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट केस में देखिए सिंपली सपोर्टेड होता है, उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ होता है। जैसे मान लो 4 मीटर का है इसका स्पैन और इसका 5 किलोमीटर प्रति मीटर का हमें लोड लगाना है इसके ऊपर, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए करना क्या है कि MRT निकालना है तो इसको कैलकुलेट करके सिग्मा ST इंटू AST D माइनस x/3 से बेंडिंग मोमेंट निकालना है, जो हमने वैल्यू बताया उस तरीके से, और निकाल के यहाँ से AST का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, जो कि mm स्क्वायर में आएगा। ठीक, बाकी देख लेंगे कि कैसे करना है, और न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ठीक, इसको ज़रा इरेज करते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अगला टॉपिक देखेंगे क्या होगा। सारी याद होना चाहिए अब, क्योंकि किसी की बेस पे भी निकालने के लिए आ सकता है, कुछ भी दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या है। अगला हमारा देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टील, या फिर देखिए एक यूडीएल का वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि स्टील की बात कर रहे हैं तो फिलहाल परसेंटेज ऑफ स्टील वाली ही बात कर लेते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील की ही बात कर लेंगे आज। देखिए नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसमें परसेंटेज ऑफ स्टील, इसकी बात करेंगे। परसेंटेज ऑफ स्टील जिसको P परसेंटेज से दिखाते हैं, नहीं P परसेंटेज तो ठीक है, आपके बुक के हिसाब से लिखते हैं कि बुक में आपके साथ PS लिखा होगा तो इसे PS लिखते हैं, PS से दिखाएंगे इसको। तो देखिए PS इक्वल टू क्या होगा, PS इक्वल टू होगा कि एरिया ऑफ स्टील अपान B इंटू D इंटू 100। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज ऑफ स्टील का मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ कि कितना परसेंट स्टील लगने वाला है, कितना परसेंट स्टील लगने वाला है। तो वही करूँगा कि AST, देखिए कंक्रीट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो करना क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट निकालते हैं उसी से डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो AST अपान क्या करूँगा B इंटू डी करेंगे तो कंक्रीट का एरिया निकल जाए। और कौन सा एरिया निकलेगा, इफेक्टिव एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब प्रभावी एरिया नहीं चाहिए होगा हमें, वो ग्रास डेप्थ नहीं चाहिए होगा। अब देखिए इसके साथ ही हमें मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं तब जाकर हमें परसेंटेज पता चलती है।
तो यहाँ से हमें पी एस क्या हुआ, ये हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील हो गया, पी एस हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील। नेक्स्ट हमारा इसमें ए एस टी क्या हुआ, ए एस टी हुआ हमारा एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील हो गया हमारा ए एस टी। नेक्स्ट देखिए बी क्या है, बी क्या है हमारा, वो है विड्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ ऑफ सेक्शन कोई सा भी सेक्शन हो सकता है, बीम हो सकता है, स्लैब हो सकता है। और डी क्या है हमारा, डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन हो जाएगा हमारा स्मॉल डी। तो इस तरह से भी हम परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका ज़्यादातर यूज हमारा होता है किसमें, जब हम डिजाइन करते हैं कोई बीम, वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज होता है। देखिए डिजाइन करते समय इसका मेन ये है, क्योंकि IS कोड से इसको फिर PS की वैल्यू हमें चाहिए होता है, वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। और एरिया, यहाँ एरिया देखिए, इसके बाद फर्दर इसको कैसे कर सकते हैं, आगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं। चलिए मान लेता है कि हमें परसेंटेज ऑफ स्टील दिया हुआ है, अब हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं। तो ए एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी एस इंटू बी इंटू डी अपान क्या हो जाएगा, ये जो 100 है वो हाँ इसके बटे में आ जाएगा, इंटू 100/100 हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। थोड़ा इंक ख़त्म हो गया है, इंक डाल लेते हैं, क्योंकि आपका ब्राइट नहीं दिख रहा है, डल हो गया कलर इसका। चलिए आगे देखते हैं कैसे करेंगे। एरिया ऑफ स्टील हमें मिल गया। अब देखिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला हमें पता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस उसकी फार्मूला हम लिखते हैं। देखिए एक्चुअल एक्स से जो होता है कि हमें फार्मूला पता है उसका एक्स ए का, कि b इंटू एक्स ए का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू MAST ब्रैकेट में d माइनस एक्स ए। क्या करना है यहाँ पे, जो एरिया ऑफ स्टील अभी कैलकुलेट किया ना उसको यहाँ पे पुट कर देना। जो एरिया ऑफ स्टील अभी कैलकुलेट किया PS के रिस्पेक्ट में, उसको ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वाले फार्मूला में रख देना है। उसको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वाले फार्मूला में रख देंगे। तब देखते हैं, देखिए बी एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एम इंटू PS इंटू बी इंटू डी बाई 100, ये यहाँ पे AST की जगह पे रखेंगे। b इंटू डी अपान 100 इंटू डी माइनस एक्स ए हो जाएगा, डी माइनस एक्स ए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे PS की वैल्यू हमें देखिए, एक तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, दूसरा PS की वैल्यू हम और कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, दूसरे ज़्यादा नियम उसमें वो लगा के कि अलग तरीके से भी कैसे आए। जब हमें परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ स्टील ना पता हो तब कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक। तो PS इक्वल टू हो जाएगा b इंटू एक्स ए स्क्वायर इंटू 100 अपान एम डी माइनस एक्स ए, एम डी माइनस वो b और d भी तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो एम बी डी डी माइनस एक्स ए ब्रैकेट में इंटू 2 भी होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर 2 भी था तो 2 भी करेंगे, ठीक। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको 2 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 50। तो PS इक्वल टू हो जाएगा 50 एक्स बी इंटू एक्स ए का स्क्वायर अपान एम इंटू डी इंटू बी इंटू ब्रैकेट में डी माइनस एक्स ए, ठीक। इतना हो गया हमारा। इस तरह से भी हम एक कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये हमारा फार्मूला। देखिए यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, B से B कैंसिल आउट तो हो जाएगा, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखते हैं कैसे होगा, ज़रा ऊपर इरेज करेंगे ऊपर की चीज़ें। ठीक है, देखते हैं आगे क्या करेंगे। देखिए B से B कैंसिल आउट हुआ, अब बचा क्या हमारे पास, PS यानी परसेंटेज ऑफ स्टील इक्वल टू हो गया 50 एक्स ए स्क्वायर अपान एम इंटू डी इंटू डी माइनस एक्स ए, ये बचा हमारे पास। अब देखिए
क्या इसको, ये एक फार्मूला तो ये हो गया हमारा, इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ पे अब मान लेते हैं कि हमारा सेक्शन कैसा है, बैलेंस सेक्शन है। यदि संतुलित खंड हो हमारा सेक्शन, यदि संतुलित खंड हो हमारा सेक्शन, तो होता संतुलित खंड में क्या होता है, अरे यार खंड देख लेना यार, स्पेलिंग खंड का सही है कि नहीं। एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है, एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है। तो एक्स का फार्मूला में पता है कि एक्स इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी होता है। ठीक, इतना होता है। अब यहाँ से देखिए एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक हमें वो पता है कि हमने एक फार्मूला लिखा था, एम आर इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर लिखवाया था ना, क्यू बी डी स्क्वायर। फिर क्यू का वैल्यू बताया था हमने कि क्यू का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू के इंटू जे लिखवाया था, की इंटू जे लिखवाया था। और फिर के का फार्मूला हमने बताया था कि एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, यही बताया हुआ था कि इसका के का वैल्यू, के क्या है हमारा, डेप्थ नियतांक है। ठीक, अगर यहीं पर डी का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर एक्स ही हो जाएगा, यानी कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें के फार्मूला में क्या है, बस डी ही तो कम था मल्टीप्लिकेशन में, डी का रख दिया। अब देखिए यहाँ से एक्स की जगह एक्स ही रखना है, ठीक, एक्स की जगह क्या रखना है, के इंटू डी रखना है। तो ये देखिए पी एस इक्वल टू 50 एक्स ए स्क्वायर अपन एम डी डी माइनस एक्स ए, ये हुआ। अब इसमें क्या करना है आपको, ये के डी का वैल्यू, एक्स का वैल्यू रख देना है, एक्स सी का, एक्स सी इक्वल टू एक्स एक हो जाएगा। एक्स सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आपके बुक में दिया होगा एक्स सी इक्वल टू एक्स वन इंटू डी। तो चलिए उससे नहीं मतलब है, एक्स वन का मतलब के ही है, तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको देख लेंगे। तो एक्स वन का मतलब के होता है कि एक्स वन भी हमारा जो है डेप्थ नियतांक है, यहाँ भी के भी डेप्थ नियतांक है। देखते हैं आगे, 50 एक्स ए की जगह क्या रखूँ, एक्स सी का वैल्यू क्या है, के इंटू डी है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा अपान एम इंटू डी, डी माइनस एक्स फिर है, तो एक्स की जगह के इंटू डी रख देंगे। ठीक, अब देखिए डी दोनों जगह कॉमन है कि नहीं है, तो डी को क्या करूँगा, ब्रैकेट से बाहर निकाल दूंगा, इसको इरेज करते हैं। तो 50 इंटू के स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपान एम डी कॉमन ले लिया इधर, तो इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो डी का पहले से था तो डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स डी माइनस 1 माइनस के बचेगा, अगर मैंने कॉमन ले लिया था। यहाँ से डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। आगे देखते हैं, पी एस इक्वल टू हो जाएगा 50 के स्क्वायर अपान एम 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस के। एक तो ये फार्मूला हो गया आपका, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको एरिया ऑफ स्टील नहीं दिया हो, या फिर आपके बुक में दिया होगा कुछ इस तरह से, पी एस इक्वल टू 50 x1 का स्क्वायर अपान एम 1 माइनस x1, इस तरह से दिया है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है फार्मूला। और x1 जो है हमारा वही है, डेप्थ नियतांक है, यहाँ पे के भी वही चीज़ है। ठीक, अब के कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ हमने बता दिया कि एक्स सी इक्वल टू होता है के इंटू डी, तो के का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो एक्स सी अपन डी कर देंगे, और एक्स सी का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास फार्मूला पहले से है। ठीक, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे फिर पी एस इक्वल टू ए, एक तो दूसरा फार्मूला जो था हमारा पी एस इक्वल टू ए एस टी अपन बी इंटू डी इंटू 100, इस वाले से कैलकुलेट कर लें, तब करेंगे जब एरिया ऑफ स्टील दिया होगा। और यहाँ पहला वाला फार्मूला जो उससे तब करते हैं जब हमें एरिया ऑफ स्टील न दिया हो, तब के केस में। आगे देखते हैं क्या करना है, आगे न्यूमेरिकल करेंगे, इसका एक सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि क्या बताना है। चलिए देखते हैं, इरेज कर देते हैं सारा। देखिए अगला टॉपिक क्या होगा हमारा,
अगर हमें लोड पूछ दिया कि लोड कैसे कैलकुलेट करना है, यूनिट लोड, या फिर बोल दिया यूडीएल, कल क्वेश्चन में पूछ लिया यूडीएल बताएं कि कितना होगा, तो वहाँ के केस में हमें मोमेंट दिया रहेगा, बेंडिंग मोमेंट दिया होगा, उसके बेंडिंग मोमेंट दिया होगा या फिर लोड दिया होगा या फिर जो भी कंडीशन है एम आर दिया रहेगा, उसके रिस्पेक्ट से हम निकाल लेंगे कि कैसे हमें लोड कैलकुलेट करना है। और हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट जो फार्मूला है उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए पहले तो बैलेंस सेक्शन एज्यूम कर लेंगे, एक्स इक्वल टू एक्स ही करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बेंडिंग मोमेंट के इक्वल कर देंगे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एम आर टी एम आर सी कर देंगे इक्वल में। तो देखिए एम आर इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, ठीक, यहाँ हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट हमें पता है कि कितना होता है यूडीएल के केस में, ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। एम आर इक्वल टू हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8, ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8, ओमेगा चाहिए होगा हमें, तो एम आर इंटू 8 हो जाएगा, 8 इंटू एम आर कर देता हूँ, 8 इंटू एम आर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर कौन सा, इफेक्टिव लेंथ। चलिए देखिए वो यहाँ पे एल क्या हुआ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ, सॉरी इफेक्टिव स्पैन हुआ आपका, इफेक्टिव लेंथ नहीं इफेक्टिव स्पैन हुआ आपका। उसके बाद जो आपका ये इफेक्टिव स्पैन ऑफ सेक्शन, आप समझ ही रहे हो, सेक्शन बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि हो सकता है स्लैब भी हो सकता है ना। और नेक्स्ट क्या है आपका, एम आर है जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ओमेगा क्या है, ओमेगा है आपका पर यूनिट लेंथ हो गया ओमेगा आपका, या फिर इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको यूडीएल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं यूडीएल है ये, ठीक। इतनी चीज़ें होंगी, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ें। अब देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं कि एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए आपके क्लास से ही किसी ने हमें दिया हुआ था, क्वेश्चन भेजा हुआ था कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, कैसे कैसे होगा, उसी को सॉल्व करते हैं ना। गिवन डेटा क्या क्या है वो चीज़ बता देते हैं। गिवन डेटा में हमें दिया हुआ था कि इस तरह नहीं क्रॉस सेक्शन लिखते हैं, 200 mm इंटू 400 mm, इतना हमें दिया हुआ क्वेश्चन में। अब दिया हुआ था सिग्मा CBC इक्वल टू 5, सिग्मा ST इक्वल टू 140 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, दोनों है न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। और हमें मॉडुलर रेशियो m का वैल्यू दिया हुआ है, m इक्वल टू 18 दिया हुआ है, जबकि 18 देखिए होगा नहीं, इसके रिस्पेक्ट से सिग्मा CBC देखा जाता है 18 तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी चलिए दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे, लगभग नियर अबाउट आ जाएगा। चलिए, और MR पूछा हुआ है, एरिया ऑफ स्टील पूछा हुआ है, दो चीज़ें हमें इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है, MR पूछा है और एरिया ऑफ स्टील पूछ रखा है। उसके बाद देखेंगे कि एज्यूम कर लेंगे कि एज्यूम सेक्शन इज बैलेंस सेक्शन, सेक्शन इज बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सॉरी एज्यूम नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक्शन जो है कैसा है, बैलेंस सेक्शन है, सेक्शन बैलेंस सेक्शन है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। बैलेंस सेक्शन कंडीशन आप जानते हैं, x इक्वल टू एक्स ही होता है। आगे देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। देखिए 2-3 तरीके से मैं बता दूंगा कि AST कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला कि बैलेंस सेक्शन अज्यूम करना है, तो x इक्वल टू एक्स, ठीक। तो x इक्वल टू एक्स का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू m सिग्मा CBC इंटू डी अपन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। यहाँ पे सारी चीज़ें हमें पता है, वैल्यू पुटअप करेंगे, m का वैल्यू 18 इंटू सिग्मा CBC 5 इंटू डी का वैल्यू दिया है 400, और डी का वैल्यू 400। देखिए ये इफेक्टिव दिया हुआ था, हमने लिखा नहीं, सॉरी, इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ था, लिख लेंगे इसको। अपान हो जाएगा 18 इंटू 5 प्लस 140। इसको कैलकुलेट किया था मेरा लगभग कुछ जो आंसर आया हुआ था, इसको कैलकुलेट लगभग मेरा आंसर आया था 156।
इसका आंसर हमारा आ गया 156। ठीक है, 156। कुछ पॉइंट में भी आया हुआ था, 156 mm था। ठीक, चलिए अच्छा, ज़रा आप लोगों के सामने इसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना कितना आता है। 156 आया, इसको लेके चलेंगे, आता है कि नहीं आता है, कैलकुलेट करते हैं ज़रा। चलिए देखिए, करते हैं कैलकुलेट। 18 × 5 × 400 अपान 18 × 5 + 140 इक्वल टू, देखिए ये 18 × 5 × 140 को हम ऐड करके कर सकते हैं 230 हो जाएगा। सीधे जो 18 × 5 × 400 में डिवाइड करेंगे, देखिए हमारे पास कॉमन जो वैल्यू आ गया हमारा 156.52 mm आ गया, 156.52 mm आ गया। ठीक, देखिए XC = XA है। ठीक है, यहाँ से XA वाला फार्मूला रखेंगे हम। XA का फार्मूला हमारे पास क्या है कि B × XA² / 2 = MAST × D - XA। अब देखिए XA की जगह XC वाला वैल्यू रखेंगे क्योंकि बैलेंस सेक्शन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 200 B का वैल्यू दिया हुआ, XA अभी निकाला हमने, 156 ले लेते हैं। चलिए 156 लेके चलेंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा अपान 2 = 18 × AST तो कैलकुलेट ही करना है, इंटू D 400 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 400 - 156। ठीक, अब यहाँ से हमें AST कैलकुलेट करना है, सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और थोड़ा मेरे पास नॉर्मल टाइप के कैलकुलेटर है मोबाइल में, डाउनलोड करना भूल गया, टाइम लगेगा, करते हैं। देखिए 200 का 100 हो जाएगा, ये 156 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आया 156 × 156 × 100, ये आ गया हमारा 24336000। इधर का चीज़ें हमने सारे इधर भेज देते हैं, 00 रहेगा, ट्रिपल नहीं, सॉरी। और 18 इंटू ये जो हमने कैलकुलेट किया, 140 में से 156 घटाया था, 244 आया, इक्वल टू AST इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो 2433,600 अपान 18 × 224, तो ये आ गया हमारा 2433,600 अपान 4392 आ गया। ठीक, अब AST कैलकुलेट करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो देखते हैं AST इक्वल टू हमारा आ जाएगा, एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू आ गया 554 mm 554 mm स्क्वायर, 554.0 mm स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। इसके बाद देखेंगे क्या करना है। देखिए इसको जो आया हमारा इसके रिस्पेक्ट में एक्चुअल डेप्थ जो हमने XA = XC करके XA के फार्मूला से जो आया, ये वाला चीज़ें हम थोड़ा नोट डाउन करके रखेंगे, ये वाली चीज़, और जो इसके बाद निकालेंगे लगभग लगभग कम आता है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, लगभग इक्वल ही आता है, ऊपर लिख लेते हैं ताकि हम भूलें ना। 554 mm हो गया, mm स्क्वायर हो गया, 554 mm स्क्वायर। बाकी चीज़ें इरेज करते हैं, फिर कैलकुलेट करेंगे। अब करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करेंगे, हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी चाहिए होगा, तो MRC निकालेंगे। तो MRC और MRT का फार्मूला लिख लेते हैं पहले। तो MRC इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा CBC/2 × B × X × D - X/3। MRT का फार्मूला क्या होगा, MRT इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ST × AST ब्रैकेट में D - X/3। चलिए हमें MR भी चाहिए होगा, तो पहले MR कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर MRC को MRT के इक्वल कर देंगे क्योंकि बैलेंस सेक्शन है। तो MRC कैलकुलेट करेंगे क्योंकि MRC भी बताना है हमें। तो देखिए क्या करना है, आगे देखते हैं। MRC कैलकुलेट करेंगे,
MRC कैलकुलेट करेंगे। MRC इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा CBC यानी 5/2 इंटू बी का वैल्यू 200 इंटू एक्स के वैल्यू अभी 156 कैलकुलेट किया था इंटू डी यानी 400 माइनस एक्स अपन यानी 156/3 इक्वल टू हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कि कितना आएगा, देखते हैं सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में कितना आता है। थोड़ा कैलकुलेटर मेरा तो वो है नॉर्मल तरीके से, टाइम लग सकता है। देखिए ये आएगा हमारा 5 इंटू 500 क्योंकि 2 से 200 में डिवाइड किया 2 से 500 होगा 156 इंटू 348 क्योंकि 400 में से उसको मैंने माइनस किया 156/3 को। इसको पूरा कैलकुलेट किया हमने तो कैलकुलेट किया था MRC इक्वल टू आ गया 2714400 न्यूटन mm प्रति नहीं न्यूटन mm। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए 6 काउंट करेंगे तो 27.44 आ रहा है, 27.44 किलो न्यूटन। अब आप चाहे न्यूटन में आंसर को रख दो चाहे किलोमीटर में कर दो क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं किस में रखना है, तो आप फ्री हो। तो देखिए अब क्या करेंगे MRC इक्वल टू कर देंगे MRT के, MRC इक्वल टू MRT के कर देंगे। MRT का फार्मूला हमें पता है वो चीज़ रख देंगे और ये वाला चीज़ है MRC की जगह जो हमने कैलकुलेट किया अभी 27,144,000 इसको रख देंगे इक्वल टू MRT वाला फार्मूला रख देंगे कि सिग्मा ST ये सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस x/3। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, सारी चीज़ें हमें पता है, बस AST कैलकुलेट करना है हमें। तो देखिए 27144,000 AST यानी कि 140 इंटू सिग्मा ST 140 इंटू D 400 माइनस x 156/3 इंटू AST भूल गया तो AST भी लिखना पड़ेगा इंटू AST कर देता हूँ। AST ही तो कैलकुलेट करना है। आगे क्या करेंगे इनको ट्रांसफ़र करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। AST इक्वल टू हो जाएगा 27144,000 अपान 140 इंटू 348 अभी ऊपर कैलकुलेट किया था वैसे यहाँ पे हमने रख दिया। अब क्या कैलकुलेट किया था वही D माइनस x/3 का। अब थोड़ा इधर इरेज करेंगे, इधर लिखते हैं जगह कम पड़ रही है। तो देखिए हो जाएगा AST इक्वल टू 27144,000 अपान इसको कैलकुलेट किया तो आया 48720। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 257 पॉइंट समथिंग आ रहा है। फिर से कर लेते हैं कंफर्म कर लेते हैं फिर से कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर बताते हैं आप लोगों को। देखिए जो AST इक्वल टू आ गया हमारा 557 न्यूटन प्रति 557.14 mm स्क्वायर। इधर देखो 554 वो आया है, ये 557 आया, तो बहुत कम डिफरेंट आया। तो इतना कम डिफरेंट आया लेकिन आना चाहिए था इक्वल, लेकिन कोई नहीं, जब हम नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करेंगे तो लगभग सेम बार आते हैं, इतने में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता है। तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि चाहे तो बैलेंस सेक्शन करके देख लें, चाहे इस तरह से करके देख लें। ठीक, अभी एक और मेथड है हमारे पास कि उसकी तरह से भी कर सकते हैं कि MRC इक्वल टू MRT का मतलब तो एक ही है, कोई वो अलग चीज़ नहीं बता रहा हूँ, एक ही मतलब है, बस उसमें क्या है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। छोटा इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो D माइनस x/3 है दोनों तरफ कॉमन रहता है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी डिराइव करते समय हमने बताया हुआ था। दो चीज़ें हमें पता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा हुआ था और एरिया ऑफ स्टील पूछा हुआ था, जो हमारे निकल गए हैं। अब जरा हम तो एक और जो बताया था आपको फार्मूला, उसके हिसाब से भी करके देख लेंगे कि कितना आता है। देखिए MRT इक्वल टू MRC करने के लिए बोला था, तो MRC क्या हुआ सिग्मा CBC इंटू B इंटू x/2
इंटू डी माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। ये चीज़ें हो गई। यहाँ से देखिए डी माइनस एक्स बाई 3 डी माइनस एक्स बाई 3 कॉमन था, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारा ए एस टी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एक्स अपन 2, और जो इधर सिग्मा एस टी था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए एस टी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू रखते हैं, ए एस टी इक्वल टू 5 इंटू 200 इंटू 156 बी का वैल्यू था, अपान 2 इंटू 1 सिग्मा एस टी का वैल्यू है 140। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कोई मतलब नहीं है, वो आने वाला है 557 ही आएगा, 557.14 ही आएगा, कुछ नहीं अलग है, लेकिन आपको दिखाने के लिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वही चीज़ किया था। बस इसमें क्या क्या है कट कर दिया। देखिए ए एस टी इक्वल टू आ जाएगा आपका 557.14 ही आएगा mm² में। तो सारी वैल्यू लगभग बराबर आ रही हैं। ये इतनी चीज़ें हैं, इस तरह से हम ए एस टी कैलकुलेट कर लेंगे। और ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा आप लोग भी चीज़ें शेयर किया करो अपने फ्रेंड वगैरह से। देखिए ए एस टी कैलकुलेट हो गया। अब ये चीज़ें आप अपने फ्रेंड लोगों से शेयर किया करो, वो लोग भी देखेंगे, उन लोगों का भी भला होगा। और आप लोग भी पूरा वीडियो नहीं देखते तो थोड़ी शिकायत है। देखिए इस तरह से अपना जो भी है होल कैलकुलेट करेंगे सब कुछ, फिर दिखाएंगे कैसे कितना आता है। ठीक, आगे देखेंगे आगे का अगला टॉपिक क्या हुआ ये बताएंगे। और इसी तरह से आप लोग जितना प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चन का, सेम ऐसे ही आएगा लगभग। देखिए कोई सा भी यूज करिए आप, ए एस टी चाहे उस तरह से करिए चाहे इस तरह से करिए, लगभग बराबर आएगा, बहुत कम ही डिफरेंट आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर तो आता नहीं है, तो आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस तरह से आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करना, ए एस टी कैलकुलेट कर लेना, सिग्मा एस टी कैलकुलेट करना, चाहे ऐसे कर लो एम आर टी कर लो चाहे एम आर सी कर लो, वो कट करके ये बना रहा है। थोड़ा देखिए वीडियो शेयर किया करोगे अपने फ्रेंड वगैरह से, सब लोग देखें, आपका भी भला हो उनका भी भला हो। आगे देखेंगे क्या करना है। आज के लिए तो ये हो गया पूरा, ए एस टी कैलकुलेट कर लिया हमने। इसको इरेज करेंगे थोड़ा सारे, और इसके बाद अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे डबली रेनफोर्स बीम के विषय में। अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें सारा रहेगा डबली रेनफोर्स बीम कैसे बनेगा, कैसे पढ़ेंगे, उसके विषय में क्या होगा, वो सारी थ्योरी होंगी कि न्यूमेरिकल होंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। उनका थोड़ा फार्मूला बड़े होते हैं, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, फार्मूला बड़े होते हैं, देख लेंगे उनको। और बैलेंस सेक्शन में सॉरी ओवर रेनफोर्स सेक्शन, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, ये आपका जो हुआ कि डबली रेनफोर्स बीम के विषय में जो अगला वीडियो देखेंगे। क्या बात करने वाले हैं अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अगला वीडियो का, थोड़ा थ्योरी यहीं पे डिस्कस कर लेंगे कि डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है, उनके विषय में थ्योरी यहाँ पे समझ लेंगे। बाकी इनका जो अब इस थ्योरी मैंने पहले बताया भी है दूसरे पहले लेक्चर में, बाकी कल जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें आपका सारा न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन हो जाएगा, बस उतना कंप्लीट हो जाएगा डबली रेनफोर्स बीम का। देखिए आप लोग जानते हो पहले से डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है। डबली रेनफोर्स बीम में जो बार होता है नीचे भी होता है ऊपर भी होता है। आज यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे आपका कि कैसा इसका थ्योरी जितने भी है सारे डिस्कस कर लेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होगा अगले में कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। देखते हैं इसका थ्योरी क्या क्या होता है, डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे वाली क्या करना है। देखिए पहले सबसे पहली बात सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होता है उसको समझेंगे। सिंगली रेनफोर्स बीम जो होता है उसमें जो बार प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, जो मेन बार होगा हमेशा कहाँ होगा, मेन बार हमेशा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे प्रोवाइड करते हैं, ये होता है सिंगली रेनफोर्स बीम हो गया, ठीक। न्यूट्रल एक्सिस समझ ही रहे हो आप लोग क्या है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं बोल दिया तो कहीं भी प्रोवाइड कर दो, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे कहीं भी अगर बार प्रोवाइड किया है मैंने मेन बार तो वो होगा सिंगली रेनफोर्स। डबली रेनफोर्स बीम की बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी बार प्रोवाइड करते हैं मेन बार और नीचे भी प्रोवाइड करते हैं मेन बार न्यूट्रल एक्सिस से। और यहाँ पे एंकर बार भी रहेगा, एंकर बार तो खैर वो रहता ही है, वो एक्स्ट्रा में रहता है। तो यहाँ ये आपका हो गया स्ट्रिप्स, इसका काम केवल है स्ट्रिप्स को अपने यथास्थान पर बनाए रखना।
थोड़ा बहुत लोड लेता है एंकर बार भी, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, वो हमारा सेफ्टी में आ जाता है। देखिए ये हो गया हमारा ऊपर जो प्रोवाइड किया, नीचे जो प्रोवाइड किया। नीचे वाला जो बार होता है न्यूट्रल एक्सिस हो गया, इससे नीचे टेंशन में होता है, ऊपर कंप्रेशन। नीचे वाला जो बार हो गया हमारा उसको AST बोलते हैं, ऊपर वाला हो गया ASC हो गया। ठीक, तो AST जो होता है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन हो गया। और जो ASC हुआ हमारा वो हो गया एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। क्या हुआ? एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। अब नेक्स्ट देखेंगे कि किस कंडीशन में हम डबली रेनफोर्स बीम को यूज करते हैं और किस कंडीशन में सिंगली रेनफोर्स बीम यूज किया है, तो किस कंडीशन में डबली यूज करेंगे वो चीज़ देख लेंगे।